नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग 17th बीपीएससी और बीपीएससी टीआरई 4 को दोनों को साथ में लेकर मॉडर्न हिस्ट्री का अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य का पतन तथा विघटन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं इसकी भूमिका देखते हैं कि इतिहास के एक दौर में मुगल साम्राज्य ने अपने विस्तृत साम्राज्य से पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया था। यानी कि मुगल साम्राज्य तो था, इतिहास में पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित करके रख दिया था। मुगल साम्राज्य के विघटन का प्रारंभ औरंगजेब यानी कि 1657 से 1707 एडी के काल से ही प्रारंभ हो गया था। यानी मुगल साम्राज्य का जो डिक्लाइन था वो 1657 से 1707 से ही स्टार्ट हो गया था। उत्तरवर्ती मुगल शासनों के काल में यह गति और तीव्र हो गई और उत्तरवर्ती मुगलों के काल में यह और अत्यधिक तीव्र गति से होती चली गई। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके तीनों बेटों यानी कि मुअज्जम, आजम और कामबख्श, यानी औरंगजेब के जो तीन बेटे थे मुअज्जम, आजम और कामबख्श के बीच गद्दी के लिए संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में 65 वर्षीय मुअज्जम यानी कि बहादुर शाह विजयी रहा। अब देखते हैं उत्तराधिकार के लिए संघर्ष यानी कि द वार ऑफ सक्सेशन। औरंगजेब की मृत्यु का समाचार सुनकर सबसे पहले मोहम्मद आजम अहमदनगर पहुंचा। उसने औरंगजेब का अंतिम संस्कार पूर्ण करने के बाद मार्च 1707 में सभी अमीर उमराओं के समक्ष अपने आप को बादशाह घोषित किया। यानी कि जो मोहम्मद आजम था वो 1707 में अमीरों उमराओं को अपने पक्ष में करके या अपने समक्ष उन लोग के साथ अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है। बादशाह घोषित करते समय आजम खान को सभी प्रमुख अमीरों का समर्थन प्राप्त था। विशेष रूप से औरंगजेब के वजीर असद खान ने आजम का समर्थन किया था। विदित हो कि औरंगजेब के शासन के अंतिम वर्षों में पुराने सामंतों की परंपरा में केवल असद खान बचा था, जिसके विषय में औरंगजेब ने कहा था कि असद खान से बेहतर वजीर न है न कोई होगा। यानी असद खान के बारे में औरंगजेब बोलते थे कि असद खान से बेहतर वजीर न है और न कोई भविष्य में होगा। औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम जो काबुल का सूबेदार था, उसने अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला उसमें वह पेशावर के पास जमरूद में था। जब मुअज्जम को औरंगजेब की मृत्यु का समाचार मिला तो वह काबुल का सूबेदार था और समाचार मिलने के टाइम वह कहाँ था तो पेशावर के पास जमरूद में था। मोहम्मद मुअज्जम आगरा के लिए रवाना हुआ तथा पुल ए शाहदौला पहुंचा, जहां उसने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया और पुल ए शाहदौला में पहुंचकर मोहम्मद मुअज्जम ने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया और बहादुर शाह की पदवी धारण कर ली। और क्या की और अपने आप को बहादुर शाह की पदवी धारण कर ली। मोहम्मद मुअज्जम 1 जून 1707 को दिल्ली पहुंचा तथा 12 जून 1707 को आगरा पहुंचा। यानी कि 1 जून को वो दिल्ली आया और 12 जून को वो आगरा पहुंचा। 18 जून 1707 को आगरा से 20 मील दक्षिण सामूगढ़ के समीप जजाऊ नामक स्थान पर आजम और मुअज्जम के बीच युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद आजम मारा गया। कौन मारा गया? मोहम्मद आजम मारा गया तथा मोहम्मद मुअज्जम विजय हुआ। उधर कामबख्श जो कि औरंगजेब का पुत्र था और मोहम्मद मुअज्जम का भाई था, बीजापुर का सूबेदार था, ने प्रभुता के सभी लक्षणों को धारण करके गुलबर्गा तथा हैदराबाद सहित महत्वपूर्ण स्थानों को विजित कर लिया था। 13 जनवरी 1709 को मुअज्जम तथा कामबख्श के बीच हैदराबाद के निकट युद्ध हुआ, जिसमें कामबख्श पराजित हुआ और मारा गया। और 1709 में मुअज्जम और कामबख्श के बीच युद्ध होता है, जिसमें से कामबख्श पराजित होता है और मारा जाता है और मुअज्जम फिर
राजा बन जाता है, यानी कि मुअज्जम यानी बहादुर शाह जफर का हम लोग देखेंगे शासनकाल, यानी कि बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712, यानी मुअज्जम जो था वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से राजगद्दी पे बैठता है। मोहम्मद मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से 1707 में गद्दी पर बैठा। उसने समझौते और मेल मिलाप की नीति अपनाई। मोहम्मद मुअज्जम जो था वो समझौते और मेल मिलाप की नीति अपनाई। औरंगजेब द्वारा अपनाई गई संकीर्णतावादी और कठोर नीतियों को उसने परिवर्तित करने का प्रयास किया। हिंदू सरदारों और राजाओं के प्रति उसने सहिष्णुतापूर्ण नीति अपनाई। उसने आमेर और मारवाड़ यानी जोधपुर के राजपूतों पर पहले से अधिक नियंत्रण रखने के उद्देश्य से आमेर की गद्दी पर जयसिंह को हटाकर उसके छोटे भाई विजय सिंह को बैठाया तथा मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को मुगल सत्ता की अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। यानी कि जो राजपूत जो थे कहाँ के, आमेर के और मारवाड़ के, उन लोग को मोहम्मद मुअज्जम जो था वो नियंत्रित करने का प्रयास किया। इसके लिए आमेर के जो गद्दी पर थे जयसिंह को हटाया और उसके छोटे भाई विजय सिंह को गद्दी पर बैठाया तथा मारवाड़ के जो राजा थे अजीत सिंह उसको मुगल की सत्ता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। मुगल सरदारों के मराठा सरदारों के प्रति भी उसकी नीतियां अस्थिर रही। उसने मराठों को दक्कन में सरदेशमुखी जो कि एक प्रकार का कर होता था वसूलने का अधिकार दे दिया, किंतु चौथ का अधिकार नहीं दिया। मुअज्जम जो था मराठों को सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार दे दिया, किंतु चौथ का अधिकार नहीं दिया। बहादुर शाह प्रथम ने शाहू को मराठों का छत्रपति नहीं माना। जो बहादुर शाह था वो शाहू को मराठों का छत्रपति नहीं माना। इस प्रकार उसने मराठा राज्य पर आधिपत्य के लिए ताराबाई और शाहू को आपस में लड़ने के लिए छोड़ दिया। बहादुर शाह प्रथम ने गुरु गोबिंद सिंह के साथ संधि कर मेल मिलाप की नीति अपनाने की कोशिश की, परंतु गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के पश्चात बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया। बहादुर जो शाह थे वो गुरु गोबिंद सिंह के साथ संधि करने की कोशिश की, परंतु गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु हो जाती है और फिर उसके पश्चात बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने विद्रोह प्रारंभ कर देते हैं। विद्रोह को दबाने के लिए बादशाह ने स्वयं अभियान का नेतृत्व किया। विद्रोहियों ने जल्द ही सतलुज और यमुना के बीच लगभग संपूर्ण क्षेत्र पर नियंत्रण जमा लिया। यद्यपि बादशाह लोहगढ़ तथा अन्य महत्वपूर्ण सिख क्षेत्रों पर कब्जा जमाने में सफल हो गए, फिर भी सिखों को दबाया नहीं जा सका। जो बादशाह थे बहादुर शाह वो लोहगढ़ और अन्य सिख लोगों के महत्वपूर्ण जो क्षेत्र थे उन लोग को तो कब्जा करने में सफल हो गए, फिर भी सिख लोगों को उन लोग दबा नहीं पाए। बहादुर शाह ने बुंदेला सरदार छत्रसाल से मेल मिलाप कर छत्रसाल निष्ठावान सामंत बना रहा। बहादुर शाह प्रथम ने जाट सरदार चूड़ामन से भी समझौता की नीति अपनाई। जो बहादुर शाह दो थे वो बुंदेला सरदार छत्रसाल से मेल मिलाप कर लिया। छत्रसाल इसमें निष्ठावान सामंत बना रहा और जाट सरदार जो चूड़ामन थे उसके साथ भी इन्होंने समझौते की नीति अपनाई। बहादुर शाह प्रथम के दरबार में वर्ष 1711 से 12 में एक डच प्रतिनिधि मंडल जोशुआ केटलार के नेतृत्व में पहुंचा। यानी कि बहादुर शाह प्रथम के दरबार में एक डच प्रतिनिधि मंडल जोशुआ केटलर के नेतृत्व में पहुंचता है। बहादुर शाह प्रथम द्वारा अंधाधुंध जागीरें देने तथा पदोन्नति के परिणाम स्वरूप राज्य की वित्तीय स्थिति पहले से भी खराब हो गई। अतः 1712 में बहादुर शाहवान की मृत्यु के पश्चात मुगल गद्दी का संघर्ष छिड़ गया। यानी बहादुर
शाह प्रथम की जो मृत्यु होती है वो 1712 में हो जाती है। बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ, जिसमें उसका बेटा जहांदार शाह विजयी रहा, क्योंकि उसने उस समय के सबसे शक्तिशाली सामंत जुल्फिकार खां का समर्थन मिला। और बहादुर शाह के वन के 4 पुत्र थे और उनमें से जहांदार शाह जो था वो विजय हुआ, जिसको उस समय के सबसे शक्तिशाली सामंत जुल्फिकार खान का समर्थन प्राप्त था। प्रसिद्ध लेखक सिडनी ओवन के अनुसार यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। इसके पश्चात मुगल साम्राज्य का तीव्रगामी और पूर्ण पतन मुगल सम्राटों की राजनीतिक तुच्छता और शक्तिहीनता का द्योतक था। यानी कि जो सिडनी ओवन जो थे वो मोहम्मद शाह प्रथम या बहादुर शाह प्रथम को अंतिम मुगल सम्राट मानते थे, जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। इसके पश्चात जितने भी मुगल साम्राज्य हुए ये इसके पश्चात मुगल साम्राज्य का तीव्रगामी और पूर्ण पतन मुगल सम्राट की राजनीतिक तुच्छता और शक्तिहीनता का द्योतक था। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद उसके 4 पुत्रों जहांदार शाह, अजीम उस शान, रफ़ी उस शान और जहान शान में उत्तराधिकार के लिए युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध के कारण बहादुर शाह प्रथम का शव 15 मई तक दफन नहीं किया जा सका। यानी कि युद्ध के कारण जो था बहादुर शाह प्रथम का जो शरीर था वो 15 मई तक दफन नहीं किया जा सका। 15 मई को दिल्ली में दफनाया गया। 15 मई को तसे दिल्ली में दफनाया गया। उत्तराधिकार के इस युद्ध में ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खां की सहायता से जहांदार शाह सफल हुआ। यानी कि जुल्फिकार खान था वो ईरानी दल का था और उसी के सहायता से जहांदार शाह तो था वो सफल होता है, यानी कि राजा बनता है। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारणों के रूप में कृषि संकट एवं जागीरदारी संकट की अवधारणा का प्रतिपादन मोरलैंड ने अपनी पुस्तक पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट में किया है। यानी कि मुगल साम्राज्य के जो पतन का उत्तरदायी कारण है उसमें कृषि संकट और जागीरदारी संकट की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, तो मोरलैंड के द्वारा किया गया है। और मोरलैंड की पुस्तक का क्या नाम है, तो पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट। अब देखते हैं जहांदार शाह के बारे में, जिसका शासनकाल जो था वो 1712 से 13 ईस्वी था। जहांदार शाह एक कमजोर और पतित अनैतिक चरित्र का शहजादा था। उसमें सद्व्यवहार और शिष्टाचार की कमी थी। जहांदार शाह अपने भाई अजीम उस शान, जहान शाह तथा रफ़ी उस शान की हत्या कर मुगल बादशाह बना था। यानी कि जो जहांदार शाह था वो तीनों भाई अजीम उस शान, जहान शाह और रफ़ी उस शान की हत्या करके मुगल बादशाह बना था, यानी कि राजा बना था। उसके शासनकाल में प्रशासन वस्तुतः अत्यंत योग्य और कर्मठ जुल्फिकार खां के हाथों में था। जुल्फिकार खान वजीर बन गया था। जुल्फिकार खां औरंगजेब के वजीर असद खान का पुत्र था। यानी कि जुल्फिकार जो खान था वो औरंगजेब का वजीर था, असद खान उन्हीं का वो पुत्र था। जुल्फिकार खान ने भारतीय असंतुष्ट वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किया। उसने राजपूत राजाओं तथा मराठा सरदारों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का कार्य किया। उसने जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी और गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। यानी जो मारवाड़ के राजा अजीत सिंह थे उनको महाराजा की पदवी दी और गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। किसके द्वारा, तो जुल्फिकार खान के द्वारा। जहांदार के समय में घृणित जजिया कर समाप्त कर दिया गया। जो जजिया कर था वो जहांदार के समय में समाप्त कर दिया गया। मराठा के शासक को दक्कन की चौथ और सरदेश मुखी इस शर्त पर दे दी गई कि उनकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे
और फिर मराठा अधिकारियों को दे देंगे। जुल्फिकार खां ने चूड़ामन जाट और छत्रसाल बुंदेला के साथ भी मेल मिलाप की नीति अपनाई, परंतु उसने सिखों और बंदा बहादुर के प्रति दमन की नीति जारी रखी। जुल्फिकार खां ने साम्राज्य की वित्तीय हालत सुधारने के लिए जागीरों और ओहदों की अंधाधुंध वृद्धि पर रोक लगा दी। उसने एक गलत नीति भू राजस्व इजारा व्यवस्था को बढ़ावा दिया, जिससे किसानों का शोषण और अधिक हुआ। अनेक शाही सामंतों ने जुल्फिकार खां के विरुद्ध षड्यंत्र किया। बेईमान कृपापात्र लोगों ने जुल्फिकार खां के खिलाफ बादशाह के कान भरे। स्वस्थ प्रशासन के लिए इससे बढ़कर विध्वंसकारी कार्य और कुछ नहीं हो सका। अंत में 11 फरवरी 1713 को जहांदार शाह की हत्या कर दी गई, यानी कि जहांदार शाह की हत्या 11 फरवरी 1713 को कर दी गई। फर्रुखसियर सैयद बंधुओं यानी कि हुसैन अली और अब्दुल्ला खान की सहायता से अगले शासक के रूप में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अब देखते हैं हम लोग फर्रुखसियर के बारे में। फर्रुखसियर यानी कि 1713 से 19। फर्रुखसियर को अपनी जीत सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान के कारण मिली, इसलिए अब्दुल्ला खान को वजीर का पद और हुसैन अली को मीर बख्शी का ओहदा मिला। यानी कि अब्दुल्ला खान को वजीर का पद प्राप्त हुआ और हुसैन अली को मीर बख्शी का ओहदा मिला। फर्रुखसियर ने जयसिंह को सवाई की उपाधि दी और फर्रुखसियर ने ही जयसिंह को सवाई की उपाधि दी। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखसियर से कर दिया। सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर के गद्दी पर बैठते ही जजिया कर तुरंत समाप्त कर दिया। इसी प्रकार कई जगह से तीर्थ यात्रा कर हटा दिए गए। उन्होंने मारवाड़ के अजीत सिंह, आमेर के जय सिंह तथा अनेक राजपूत राजकुमारों को प्रशासन में प्रभावशाली ओहदे देकर अपनी ओर मिला लिया। साथ ही जाट सरदार चूड़ामन से भी दोस्ती कर ली। किसने? तो फर्रुखसियर ने। फर्रुखसियर के समय में ही 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दे दी गई और 1716 ईस्वी में फर्रुखसियर के समय में ही बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दे दी गई। 1717 ईस्वी में ब्रिटिशों को व्यापार में लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शाही फरमान जारी कर दिया गया, यानी फर्रुखसियर के द्वारा ब्रिटिशरों को 1717 में शाही फरमान जारी कर दिया गया। सैयद बंधुओं ने मराठा शासक साहू के साथ समझौता कर राजस्व तथा दक्कन के 6 प्रांतों की चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दे दिया। सैयद बंधु जो थे मराठा शासक साहू के साथ समझौता कर स्वराज तथा दक्कन के 6 प्रांतों की चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दे दिया। धीरे धीरे फर्रुखसियर सैयद बंधुओं से ईर्ष्या करने लगा। सैयद हुसैन अली ने 1719 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली की संधि करके मराठों से सैन्य सहायता लेकर फर्रुखसियर को अपदस्थ कर अंधा बना दिया। कुछ दिनों बाद उसकी हत्या कर दी, यानी फर्रुखसियर का काम तमाम हो गया। फर्रुखसियर की हत्या और मोहम्मद शाह के बादशाह बनने के बीच सैयद बंधुओं ने रफ़ी उद दरजात और रफ़ी उद दौला को मुग़ल बादशाह बनाया गया। अब देखते हैं रफ़ी उद दरजात जो कि 28 फरवरी से 4 जून 1719 तक वो मुग़ल सम्राट रहा। फर्रुखसियर को गद्दी से हटाने के बाद सैयद बंधुओं ने रफ़ी उस शान के पुत्र रफ़ी उद दरजात को गद्दी पर बैठाया। किसको? तो रफ़ी उद दरजात को गद्दी पर बैठाया। जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। रफ़ी उद दरजात ने खराब स्वास्थ्य के कारण सैयद बंधुओं से अपने भाई के पक्ष में सिंहासन छोड़ने का आग्रह किया। 4 जून को उसने हरम में भेज दिया गया और 4 जून को उसे हरम में भेज दिया गया, जहां पर 6 जून को उसके बड़े भाई रफ़ी उद दौला को सिंहासन पर बैठाया गया। 11 जून को रफ़ी उद दरजात की मृत्यु हो गई। रफ़ी उद
दर्जात का शासन काल 3 माह 4 दिन रहा। रफ़ी उद दर्जात सबसे कम समय तक शासन करने वाला उत्तर मुगलकालीन शासक था, यानी कि सबसे जो कम दिनों तक शासन करने वाला उत्तर मुगल कालीन सम्राट था वो कौन था? तो रफ़ी उद दर्जात था। अब देखते हैं रफ़ी उद दौला, जो कि 6 जून या 17 या 18 सितंबर 2019 तक ये रहा। रफ़ी उद दर्जात के बाद सैयद बंधुओं ने रफ़ी उद दौला को अगला शासक बनाया। उपाधियाँ शाहजहाँ द्वितीय, जो रफ़ी उद दौला जो था वो उपाधि धारण करता है शाहजहाँ द्वितीय। रफ़ी उद दौला का कार्यकाल 3 माह 11 या 12 दिन तक था, यानी कि सेकेंड सबसे कम। रफ़ी उद दौला दूसरा सबसे कम समय तक शासन करने वाला उत्तर मुगलकालीन शासक था। इसके पश्चात सैयद बंधुओं ने बहादुर शाह के सबसे छोटे पुत्र खुजिस्ता अख्तर जहान शाह के पुत्र रोशन अख्तर को गद्दी पर बैठाया। इसने मोहम्मद शाह की उपाधि धारण की, यानी कि जो रोशन अख्तर था वो मोहम्मद शाह की उपाधि धारण कर राजगद्दी पर बैठा है। यानी कि अब देखेंगे हम लोग मोहम्मद शाह, जो कि 1719 से 48 तक उसका शासनकाल रहता है। मोहम्मद शाह बहादुर शाह के सबसे छोटे बेटे जहान शाह का पुत्र था। मोहम्मद शाह का लगभग 30 साल लंबा शासनकाल साम्राज्य को बचाने का आखिरी मौका था। अत्यधिक विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण इसे रंगीला की उपाधि मिली। इसके शासनकाल में सैयद बंधुओं का अंत हुआ, यानी मोहम्मद शाह को ही क्या बोला जाता है? रंगीला बोला जाता है। मोहम्मद शाह को क्या बोला जाता है? तो रंगीला बोला जाता है। और मोहम्मद शाह के काल में ही निज़ामुल मुल्क ने हैदराबाद राज्य की नींव डाली। और हैदराबाद को जो नींव पड़ता है उन्हीं किसके द्वारा? तो निज़ाम उल मुल्क के द्वारा पड़ता है। किसके समय में ही? तो मोहम्मद शाह के समय में ही। खान ने अवध में अपने राज्य को स्वतंत्र कर लिया। इसी तरह बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भी स्वतंत्र हो गए। इसी समय राजपूताना क्षेत्र भी स्वतंत्र हो गया। फारस के शासक नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के समय में ही दिल्ली पर आक्रमण किया। और नादिर शाह का जो आक्रमण था वो भारत पे वो 1739 में मोहम्मद शाह के समय में ही आक्रमण हुआ। नादिर शाह ने करनाल यानी 1739 में युद्ध में मुगल सेना को बुरी तरह से हराया। करनाल के युद्ध में मुगल सेना का सर्वोच्च कमांडर मोहम्मद शाह था। इस प्रकार मोहम्मद शाह के लंबे शासनकाल में अधिकतर प्रांतों ने अपने आप को क्या कर लिया? स्वतंत्र कर लिया। उसके बाद देखते हैं नादिर शाह के बारे में थोड़ा सा। नादिर शाह का आक्रमण 1738 से 39। मोहम्मद शाह के शासन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 1739 में नादिर शाह का भारत पर आक्रमण। नादिर कुली नादिर शाह का जन्म 1688 ईस्वी में खुरासान के तुर्कमान वंश में हुआ था। यानी नादिर शाह का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? खुरासान के तुर्कमान वंश में हुआ था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह सफवी राजा शाह तहमास्प का मुख्य सेनापति था। नादिर शाह जो था वो सफवी राजा शाह तहमास्प का मुख्य सेनापति था। 1732 ईस्वी में तहमास्प की मृत्यु होने के बाद उसका बेटा अब्बास शासक तथा नादिर शाह राज्य संरक्षक बना। 4 वर्ष बाद अब्बास की मृत्यु हो गई तथा 26 फरवरी 1736 को नादिर शाह ईरान का शासक बन गया। नादिर शाह ने जब कंधार पर आक्रमण किया यानी 1737 ईस्वी में कंधार का घेरा डाला, लगभग 1 वर्ष बाद मार्च 1738 में विजय मिला, तो वहाँ के कुछ अफगानों ने गजनी और काबुल में शरण ली।
नादिर शाह ने अफगान बागियों को शरण न देने के लिए मुगल बादशाह के पास अपना दूत दिल्ली भेजा, किंतु इस दूत और उसके साथियों की मुगल सैनिकों ने जलालाबाद में हत्या कर दी। जो नादिर शाह के जो साथी थे और उसके दूत जो थे वो दिल्ली के जो साम्राज्य का जो बादशाह थे उसके द्वारा जलालाबाद में हत्या कर दी जाती है। यही घटना नादिर शाह के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य कारण बनी। मोहम्मद शाह ने नादिर शाह के तीसरे दूत मोहम्मद खान को वापस जाने नहीं दिया। मोहम्मद शाह के इस व्यवहार को नादिर शाह ने अपना अपमान समझा और जो युद्ध का दूसरा कारण बना। नादिर शाह ने अपने हिंदुस्तानी अभियान के लिए कंधार का प्रयोग एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में किया था। उसने 31 मई 1738 को गजनी शहर में प्रवेश किया तथा 19 जून 1738 को काबुल पर अधिकार कर लिया। 18 नवंबर 1738 को नादिर शाह ने पेशावर को बिना प्रतिरोध के विजित किया। आगे बढ़ते हुए नादिर शाह ने अटक के स्थान पर सिंध को पार कर लाहौर पर कब्जा कर लिया। लाहौर के बाद नादिर शाह 5 फरवरी 1739 को सरहिंद पहुंचा। सरहिंद से वह अम्बाला की ओर चला। अम्बाला से अजीमाबाद और अजीमाबाद से फिर करनाल की ओर कूच कर गया। अब देखते हैं अहमद शाह। मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात उसका एकमात्र पुत्र अहमद शाह गद्दी पर बैठा। यानी मोहम्मद शाह की जो मृत्यु होती है उसके बाद उसका पुत्र अहमद शाह जो होता है वो गद्दी पर बैठता है। इसी समय अहमद शाह अब्दाली ने 1748 में भारत पर आक्रमण किया। इस कारण राजकीय कामकाज का नेतृत्व राजमाता उधम बाई कर रही थी। अहमद शाह ने इमामुल मुल्क को वजीर बनाया और अहमद शाह ने इमामुल मुल्क को वजीर बनाया। तत्पश्चात इमामुल मुल्क ने अहमद शाह को अंधा बनाकर जेल में डाल दिया तथा जहांदार शाह के पुत्र आलमगीर द्वितीय को गद्दी पर बैठाया। अब देखते हैं आलमगीर द्वितीय, जो कि इसका शासनकाल 1754 से 58 तक रहता है। इसका नाम अजीजुद्दीन था। इसी के शासनकाल में अब्दाली दिल्ली पर पहुंच गया। प्लासी के युद्ध के समय यही मुगल सम्राट था। यानी प्लासी का जो युद्ध होता है उस समय मुगल सम्राट जो रहता है वो आलमगीर द्वितीय रहता है। शाहजहां तृतीय, जिसका शासनकाल 1758 से 59 रहता है। आलमगीर की मृत्यु के बाद दिल्ली में इमामुल मुल्क ने कामबख्श के पौत्र मुही-उल मिलार को शाहजहां तृतीय के नाम से राज सिंहासन पर बैठाया। उसके बाद शाह आलम द्वितीय, इसका वास्तविक नाम अली गौहर था। शाह आलम का जो रियल नेम था वो क्या था? अली गौहर था। इसके समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध यानी कि 1761 तथा बक्सर का युद्ध और वर्ष 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। शाह आलम द्वितीय बक्सर के युद्ध में मिली हार के बाद वह कई वर्षों तक इलाहाबाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशन याफ्ता बनकर रहा। 1772 में मराठों के संरक्षण में ब्रिटिश आश्रय छोड़कर दिल्ली लौटा। अंग्रेजों ने 1803 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया और 1857 में मुगल वंश की सत्ता अंतिम रूप से खत्म हो गई। देखते अकबर द्वितीय, जो कि 1806 से 37 तक इसका शासनकाल रहता है। अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। अकबर द्वितीय के शासनकाल में मुगल सिक्के लगभग बंद हो गए थे। यानी अकबर द्वितीय के टाइम पे मुगल सिक्के लगभग बंद हो गए थे। उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय यानी 1837 से 1857, जो कि लास्ट मुगल सम्राट थे। बहादुर शाह द्वितीय यानी कि जफर अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 के विद्रोह में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया, लेकिन कानूनी रूप से मुगल
साम्राज्य 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से समाप्त हो गया। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। अब देखते हैं उत्तरकालीन मुगल सम्राट का क्रम। तो सबसे पहले उत्तरकालीन मुगल सम्राट में कौन आते हैं? तो बहादुर शाह प्रथम, जिसका शासनकाल 1707 से 12 रहता है। उसके बाद आते हैं जहांदार शाह 1712 से 13। उसके बाद फर्रुख सियर 13 से 19। फिर रफ़ी उद दरजात 28 फरवरी 1719 से 4 जून 1719। फिर रफ़ी उद दौला 6 जून से 17 सितंबर 1719। उसके बाद मोहम्मद शाह 1719 से 48। फिर अहमद शाह 1748 से 54। उसके बाद आते हैं आलमगीर द्वितीय 1754 से 59। फिर शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। फिर अकबर द्वितीय 1806 से 37। फिर बहादुर शाह द्वितीय जफर 1837 से 1857। अब देखते हैं मुगल दरबार में दलीय गुटबंदी। मुगल दरबार कई खेमों में बटा था, जिनमें 4 प्रमुख थे: तुरानी, ईरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी। इसमें प्रथम 3 तुरानी, अफगानी और ईरानी मध्य एशियाई ईरान और अफगान सैनिकों के वंशज थे। यानी कि जो तुरानी, ईरानी और अफगानी जो थे वो ईरानी, मध्य एशिया, ईरानी और अफगान सैनिकों के वंशज थे। इनके वंशज भारत के विभिन्न भागों में सैनिक और असैनिक पदों पर नियुक्त थे। इसमें तुरानी और अफगानी सुन्नी मत के थे। जो तुरानी और अफगानी जो थे वो सुन्नी मत के थे, जबकि ईरानी अधिकतर शिया मत के थे। ईरानी दल में असद खान और उसके बेटे जुल्फिकर खां जैसे सरदार थे, जो शिया मत के थे। और जो ईरानी दल में जो थे वो असद खान, जो कि औरंगजेब का वजीर थे, और जुल्फिकर खां उसका बेटा, जो शिया मत को मानते थे। तुरानी दल में चिनक्लीज खां और गाजी उद्दीन फिरोज जंग जैसे सरदार थे, जो इस्लाम के सुन्नी मत के अनुयायी थे। हिंदुस्तानी दल में वे लोग थे जिनके पूर्वज भारत में आकर बस गए थे अथवा हिंदू से मुसलमान बन गए थे। इस दल में राजपूत, जाट, हिंदू जमींदार का समर्थन प्राप्त था। अब देखते हैं विदेशी आक्रमण। नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह फारस का शासक था। नादिर शाह जो था वो कहाँ का शासक था? तो फारस का शासक था। 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। नादिर शाह ने 1738 में गजनी नगर में प्रवेश किया और काबुल पर अधिकार कर लिया। नादिर शाह ने अटक नामक स्थान पर सिंधु नदी पार की। कहाँ पर ही? तो अटक नामक स्थान पर सिंधु नदी पार की और लाहौर पर अधिकार कर लिया। फरवरी 1739 में नादिर शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया और 1739 में वो पंजाब पर आक्रमण करता है। परिणाम स्वरूप मोहम्मद शाह अपने मीर बख्शी, खान ए दौरान, निज़ामुल मुल्क तथा सादत खान आदि को लेकर पंजाब पहुंचा और करनाल का युद्ध हुआ। अंत में निज़ामुल्क की मध्यस्थता के कारण मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच समझौता हुआ। यानी कि मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच समझौता किसके माध्यम से हुआ? तो निज़ामुल मुल्क के माध्यम से हुआ। मार्च 1739 में दिल्ली पर नादिर शाह का अधिकार हो गया। नादिर शाह दिल्ली में लगभग 2 माह तक रुका तथा वापस जाते समय अपने साथ तख्ते ताउस, कोहिनूर हीरा तथा मुगल खजाना ले गया। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। अब देखते हैं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। नादिर शाह की हत्या 1747 ईस्वी में किए जाने के बाद अहमद शाह अब्दाली कंधार का स्वतंत्र शासक बन गया। शीघ्र ही उसने काबुल को जीत लिया और आधुनिक अफगान राज्य की नींव डाली। यानी आधुनिक अफगान राज्य की जो नींव थी वो अहमद शाह अब्दाली के द्वारा डाली गई। 1748 से 69 के बीच अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 9 बार आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण का उद्देश्य भारत के धन को लूटना था।
इसका उद्देश्य था क्या? भारत के धन को लूटना। 1748 ईस्वी में पंजाब पर प्रथम आक्रमण असफल रहा। 1749 में पुनः आक्रमण किया। 1752 में पंजाब पर तीसरी बार आक्रमण किया। जनवरी 1757 में वह दिल्ली में प्रवेश कर गया और उसने मथुरा और आगरा तक लूटमार की। देखते हैं प्रथम आक्रमण। दिसंबर 1747 में अब्दाली पेशावर से भारत पर आक्रमण के लिए आगे बढ़ा। जनवरी 1748 में लाहौर और सरहिंद पर कब्जा कर लिया, किंतु सरहिंद के पास शाहजादा अहमद शाह के नेतृत्व में मुगल सेना ने अब्दाली को परास्त कर दिया। मुइन उल मुल्क को पंजाब का गवर्नर बनाया गया। दूसरा आक्रमण। दिसंबर 1749 में अब्दाली ने दूसरा आक्रमण किया और पंजाब के गवर्नर मुइन उल मुल्क को पराजित किया। बाहर महल यानी गुजरात, औरंगाबाद, सियालकोट तथा पसरूर का वार्षिक कर देने के वचन पर अब्दाली वापस लौट गया। तीसरा आक्रमण। 1751 से 52 नियमित रूप से कर न मिलने के कारण अब्दाली ने पंजाब पर तीसरा आक्रमण किया। 4 माह के घेरे के बाद मार्च 1752 में मुइन उल मुल्क यानी मीर मन्नू पराजित हुआ। कश्मीर, दुरानी और साम्राज्य में मिला लिया गया। मुगल बादशाह अहमद शाह अब्दाली को लाहौर और मुल्तान का प्रदेश दे दिया। अब्दाली के शासन यानी कि अब्दाली के तीसरे आक्रमण के समय अहमद शाह मुगल बादशाह 1748 से 54 था। कौन था? तो अहमद शाह था। किसके समय? तो अब्दाली के आक्रमण के समय। 1753 में मुइन उल मुल्क की मृत्यु के बाद वजीर इमाद उल मुल्क ने अदीना बेग खान को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया। इमाद उल मुल्क ने मुगलानी बेगम को कैद में डाल दिया। मुगलानी बेगम मीर मन्नू की पत्नी थी, जिसे अहमद शाह ने अपने एजेंट तथा पंजाब के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था। चौथा आक्रमण। इमाद उल मुल्क द्वारा पंजाब सिंध को मुगल साम्राज्य में मिलाने के बाद अपने खोए प्रांत को पुनः प्राप्त करने हेतु अब्दाली ने 1756-57 में भारत पर चौथा आक्रमण किया। दिसंबर 1756 में वह लाहौर पहुंचा तथा जनवरी 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली में प्रवेश कर उसे लूट लिया तथा साथ ही साथ मथुरा तथा आगरा को भी लूटा। दिल्ली से वापसी के पहले उसने मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय को कश्मीर, लाहौर, सरहिंद तथा मुल्तान देने के लिए विवश किया। इन क्षेत्रों की देखभाल के लिए अहमद शाह अब्दाली ने अपने बेटे तैमूर शाह को नियुक्त किया। यानी कि जब अहमद शाह अब्दाली दिल्ली से वापस लौट रहा था, तब उसने आलमगीर द्वितीय को कश्मीर, लाहौर, सरहिंद और मुल्तान देने के लिए विवश किया और इन सभी की देखभाल के लिए अब्दाली ने अपने बेटे तैमूर शाह को नियुक्त किया। इसके अतिरिक्त अहमद शाह अब्दाली भारत में आलमगीर द्वितीय को सम्राट, इमाद उल मुल्क को वजीर तथा सरदार नजीबुद्दौला को साम्राज्य का मीर बख्शी और अपना एजेंट बनाकर वापस चला गया। अब देखते हैं मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। इतिहासकारों के मध्य मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों के प्रश्न पर मत भिन्नता है, यानी कि मतभेद है। इन प्रश्न पर इतिहासकार 2 खेमों में बटे दिखाई पड़ते हैं। पहला खेमे में आते हैं जदुनाथ सरकार, RS शर्मा, लेनपुल आदि विद्वान के अनुसार औरंगजेब की धार्मिक एवं राजपूत तथा दक्कन आदि नीतियों के कारण मुगल साम्राज्य का पतन होता है। और दूसरे खेमे में आते हैं सतीश चंद्रा, इरफान हबीब, अतहर अली और शिरीन मुसवी आदि विद्वानों के अनुसार मुगल साम्राज्य के पतन के बीज बाबर के समय से ही उपस्थित थे तथा उन्होंने पतन को
दीर्घावधि प्रक्रिया का परिणाम माना है। अब पतन की में औरंगजेब की भूमिका, यानी मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब की क्या क्या भूमिका थी। पहला थी औरंगजेब की नीतियाँ। औरंगजेब की धर्मांधता की नीति के कारण सिखों, जाटों, बुंदेलों, राजपूतों और मराठों ने विद्रोह किया। जजिया कर पुनः लागू करना, दक्षिण की मूर्खतापूर्ण नीति आदि मुगल साम्राज्य के लिए अधिक घातक सिद्ध हुई। दूसरा है मुगल अभिजात वर्ग का पतन। सम्राटों की देखा देखी मुगल अभिजात वर्ग ने भी परिश्रम एवं कठिन या कठोर सैनिक जीवन छोड़ दिया। मुगल दरबार में गुटबंदी। मुगल साम्राज्य के अंतिम समय में दरबार में गुटबंदी देखने को मिलती है। सैन्य दुर्बलता। सैनिक अपने मनसबदारों के प्रति ही निष्ठा रखते थे। सैनिकों में अनुशासनहीनता, विलासितापूर्ण जीवन, निष्क्रियता आदि अवगुण घर कर गए थे। आर्थिक कमजोरियाँ। आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों की बिगड़ती हुई स्थिति ने मुगल साम्राज्य को खोखला कर दिया था। विदेशी आक्रमण। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने मुगल साम्राज्य को अत्यधिक आघात पहुंचाया। अब मुगलों के पतन का प्रभावी परिणाम। इसका परिणाम यह हुआ कि क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। ब्रिटिश शासन के लिए भारत में द्वार खुल गए। कई रियासतें स्वतंत्र हो गई, जैसे हैदराबाद, अवध, बंगाल आदि। विदेशी आक्रमणों के द्वार खुल गए, जैसे नादिर शाह का आक्रमण, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट परीक्षा अवलोकन। यानी मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे कौन? तो मराठे उभरे। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व हाथों में था, तो किसके हाथ में था? तो ताराबाई के हाथों में था। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली, तो किसने संभाली? तो बहादुर शाह प्रथम ने संभाली। मुगल सम्राट जहांगीर शाह के शासन के समय से पूर्व का कारण था एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हो गए। मुगल सम्राट जिसने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की, तो फर्रुख सियर। कितना? 1717 ईस्वी में। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था, तो मोहम्मद शाह। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था मोहम्मद शाह। वह शासक जिसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था, तो मोहम्मद शाह। वह मुगल बादशाह जो रंगीला के नाम से जाना जाता है, तो मोहम्मद शाह। बहादुर शाह ने जिसकी सलाह पर शाहू को मुक्त किया था, तो जुल्फिकार खां की सलाह पर। औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में अहमदनगर में। औरंगजेब के पुत्रों के नाम थे मुअज्जम, आजम और कामबख्श। बहादुर शाह प्रथम की उपाधि थी शाहे बेखबर। लोहगढ़ किला का निर्माण करवाया गया, तो गुरु गोबिंद सिंह द्वारा। बहादुर शाह की मृत्यु हुई 1712 में। बहादुर शाह के पुत्रों के नाम थे जहांदार शाह, अजीम उस शान, रफ़ी उद शान और जहान शाह। कामबख्श की मृत्यु के पश्चात बहादुर शाह ने जिसको दक्षिण की सूबेदारी सौंपी थी, तो जुल्फिकार खां को। जिस मुगल शासक को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है, तो जहांदार शाह को। जहांदार शाह के शासन में प्रशासन की देखरेख थी, तो जुल्फिकार खान के हाथ में। जिस मुगल वजीर द्वारा जजिया कर को समाप्त कर दिया गया, तो जुल्फिकार खान के द्वारा। जिसने संगीत पर तुहफतुल हिंद की रचना की, तो मिर्जा मोहम्मद ने। सैयद बंधुओं को राजा बनाने वाले यानी किंग मेकर दरबारी कहा जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह था। मोहम्मद जो शाह था वो रंगीला बादशाह था। मोहम्मद शाह के समय नादिर शाह ने 1793 में दिल्ली पर आक्रमण किया। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। जजिया को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा हटाया गया।
आलमगीर द्वितीय ने नवाब खान की उपाधि प्रदान की थी। किसको? तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठों की हार होती है। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेज विजयी रहते हैं। शाह आलम द्वितीय की हत्या 1806 में गुलाम कादिर खान ने कर देती है। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। और अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम था अहमद खान। अहमद ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 8 बार। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।